चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा। लास्ट टाइम हम एंगुलर मोमेंटम देख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ हम लोग वजह से कंप्लीट उसको नहीं कर पाए थे। आज हमें कंप्लीट करना है, बट थोड़ा सा उसका रिवीजन। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? अगर कंसेप्चुअल डेफिनेशन अगर देखा जाए एंगुलर मोमेंटम की, तो वह है इट इज़ द मेजर ऑफ टर्निंग एंड ट्विस्टिंग इफेक्ट। कोई चीज़ टर्न हो रही है, कोई चीज़ ट्विस्ट हो रही है, तो उसकी इफेक्ट को, उसके असर को नापने वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। देखो, एक होता है उसका असर और एक होता है एक उसकी वजह, है ना। कोई भी चीज़ टर्न या ट्विस्ट किसके वजह से होती है? टॉर्क। अब वो टर्न हो गया या ट्विस्ट हो गया तो उसका असर, उसका जो इफेक्ट जो हमको नजर आता है, उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको याद होगा वो हाथ वाला बताया था मैंने, है ना, कि कोई चीज़ अगर टर्न हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसका असर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर कैलकुलेट करना है, पार्टिकल का, है ना, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालते थे? इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। एक पार्टिकल जब गोल 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 घूम रहा है तो उसके लीनियर मोमेंटम का और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जब आप प्रोडक्ट कर देते थे, है ना, याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जब आप प्रोडक्ट कर देते थे, तो इन दैट सेंस उसको हमको वहां जो मिलता था वो क्या होता था? एंगुलर मोमेंटम। अगर इन केस हमारा देखते हैं हम लोग कि पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर, है ना, और लीनियर मोमेंटम आपस में अगर परपेंडिकुलर नहीं हुए, उनके बीच में का एक सर्टेन एंगल है थीटा, तो अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनता था? है ना, एल आर पी साइन थीटा, या फिर एम वी आर भी बोल सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखा था। फिर वेक्टर फॉर्म में अगर आपको याद होगा, वेक्टर एल इज इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये फॉर्मूला आया था। इससे एक बात साबित होती है कि वेक्टर एल इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर एंड वेक्टर एल इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वेक्टर एल डॉट वेक्टर आर आया तो वो क्या हो जाएगा? जीरो, और वेक्टर एल डॉट वेक्टर पी आया तो वो भी क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि कोई भी जो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करते हैं, कोई भी चीज का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो आंसर इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। वो आंसर इन दोनों को परपेंडिकुलर, तो बोले ये आर को भी परपेंडिकुलर है, पी को भी परपेंडिकुलर है, और हमें ये बात मालूम है परपेंडिकुलर चीज का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो कल का एक अधूरा क्वेश्चन जो लिखते लिखते शायद से बीच में से रह गया था, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल मुझे बता सकते कोई कौन सा चल रहा था वो? मूव अलोंग लाइन पीसी। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m moves along PC with velocity small v as shown. What is the angular momentum of the particle about O? First option is mvl, second option is small m small v small l, or third option is mvr, and the fourth option is 0। और आपको कुछ डायग्राम ऐसा दिया हुआ है,
स्मॉल एम, स्मॉल वी, सी, ठीक है, स्मॉल एल, स्मॉल आर, कैपिटल एल, चलो देखा जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। बाहर से आया नबील, भेज दो उसको अंदर। पहले समझो, ये पार्टिकल है, ये जो एरो नजर आ रहा है ना, ये क्या है? उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, मतलब पार्टिकल ऐसा जा रहा है ना, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब जाहिर बात है कि ये असल में देखा जाए तो कैसा होगा, जैसे मान लो कि आपका ये एक एक्स एक्सिस और ये पर्टिकुलरली आपका वाई एक्सिस है ना, और पार्टिकल कुछ इस तरह से ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है वो, और फिर अब अलग अलग डिस्टेंसेस दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है। एक डिस्टेंस स्मॉल एल है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ तक कैपिटल एल है, और ये आर डिस्टेंस है। नहीं, जीरो कहाँ से आएगा? मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन कौन सा? ए। हमको देखो फॉर्मूला क्या कहता है ना, मास और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और मल्टीप्लाई बाय क्या रहता? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सोचो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसमें? MVR। बेटा देखो, क्या आपको लगता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं, यहां साफ नजर आ रहा है कि वेलोसिटी की लाइन ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये दिख रहा ना तुमको 90 डिग्री का, है कि नहीं? अरे कुछ भी नहीं था। देखो ये लाइन काय की है? वेलोसिटी की है। इस लाइन पे वेलोसिटी है, मतलब पार्टिकल ऐसा जा रहा है ना। तो अगर पार्टिकल ऐसा जा रहा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका कितना होगा? तो देखो ये एक लौती लाइन ऐसी है जिसमें बता रहा है कि ये परपेंडिकुलर है ना, और ये लेंथ कितनी है? स्मॉल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या आएगा? स्मॉल है ना। तो मैं यहां ऐसा लिखूंगा सॉल्यूशन में कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Therefore, L is equals to MVL। ये कुछ AI-EEE 2002 का क्वेश्चन है। AI-EEE मतलब उस वक्त का वो जेई था, है ना, तो उसका ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है।
तो एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है ना, और फिर उसका एंगुलर मोमेंटम आपको पता लगाना है विथ पर्टिकुलर प्रॉपर डायरेक्शंस। कैसे पता लगाएंगे, सोचो। देखो ये रहा वेलोसिटी, है ना। अब एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है तो कैसा जा रहा होगा, देखो अगर मान लो कि ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और वो ऐसा जा रहा है ना। तो ऐसा जा रहा है तो अगर मतलब मान लो कि वो अगर वो रोटेट होता तो वो ऐसा रोटेट होगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है मतलब वो ऐसा रोटेट हो रहा है कि नहीं। तो अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बोलूँगा अगर वो ऐसा रोटेट हो रहा है तो ज़रा आप बताएंगे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जेड एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा, बता सकते हैं आप? अरे भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा ना, बी आएगा ना, चिल्ला के बोल रहा ना, खुद ही बोल रहा, एकदम क्लियर कट है, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें तो। अरे भाई सिंपल सा देखो, अब पार्टिकल यू जा रहा है कि नहीं। अगर मैं इमेजिन करूं कि अगर ये रोटेट करेगा तो अब जब ये जा रहा तो भैया जेड एक्सिस पे रोटेट करेगा ना, वो एक्स एक्सिस पे करेगा क्या, वाई एक्सिस पे करेगा क्या। जब ऐसा जा रहा तो काय पे रोटेट करेगा, वो जेड एक्सिस पर, है कि नहीं, है ना, क्योंकि यूं जा रहा ना। और अगर मान लो किसी किस्म का फोर्स है यहां पर तो वो घुमा देगा उसको, तो ऐसा घुमाएगा वो, है ना। तो ये रोटेट करेगा जेड एक्सिस पे। तो जब ऐसा जा रहा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वेलोसिटी और एक्सिस ऑफ रोटेशन का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो चिल्ला के बोल रहा कि क्या होगा, बी होगा। तो चलो ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपका यहां पर आ जाएगा L इज इक्वल्स टू एम वी बी। बट सवाल उठता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा। अब आप खुद देखो, ये ऐसा जा रहा, फिर ऐसा रोटेट होने वाला है, मतलब ऐसा। तो अगर ये ऐसा रोटेट होने वाला है तो मेरा अंगूठा किधर आएगा, पीछे की तरफ। पीछे की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, माइनस के कैप, है ना। तो मतलब इसका डायरेक्शन अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया जाए तो वो क्या आ जाएगा, माइनस एम वी बी के कैप। कौन सा ऑप्शन आएगा फिर, वो सेकंड ऑप्शन आएगा, समझ में, है ना। फिर से देखो, समझो, नहीं समझा बिंदास बोलो, एकदम ये बात की बिल्कुल फ्रीडम है अपने पास। तुमको जिस लेवल का सवाल पूछना है पूछो, नहीं समझा बार बार पूछो, है ना। कि भैया देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, क्यों, क्योंकि देखो पार्टिकल ऐसा जा रहा है ना। हमको मालूम है कि अगर ये रोटेट करा या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा, बोलना चाहिए सही तरह से, तो वो जेड एक्सिस के तरह अतराफ ही परफॉर्म कर सकता है, एक्स पे कर ही नहीं सकता ना। जब वो सीधी एक्स की लाइन पे पैरेलल जा रहा तो एक्स पे तो परफॉर्म कर नहीं सकता। एक्स पे रोटेशन परफॉर्म करने के लिए इसको ऐसा घूमना पड़ेगा, एक्स के अतराफ घूमने के लिए ऐसा घूमना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं यहां पर किसी भी जगह वेलोसिटी बनाता हूं तो देखो कैसी आती है वेलोसिटी, जैसे ये गोल घूम रहा ना, तो यहां पर वेलोसिटी ऐसी जाएगी, यहां वेलोसिटी ऐसी जाएगी, यहां वेलोसिटी ऐसी जाएगी, यहां वेलोसिटी ऐसी जाएगी। तो अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, कभी भी एक्स एक्सिस की तरफ नहीं रहेगा। वहीं अगर कोई पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ घूम रहा है ना, तो देखो हाँ यहां पर इस तरफ हो सकता है, मगर आप खुद देखो ये कौन से प्लेन में आ जा रहा है, ये वाई जेड प्लेन में आ जा रहा, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में आ जा रहा ना, ये देखो ये ऐसा आ रहा। अब ये कौन से प्लेन में आ गया, देखो जेड एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये वाई जेड प्लेन के बीच में नहीं आ गया। तो अगर तुम बोले सर ये भी तो एरो इधर जा रहा, मगर ये वाई जेड प्लेन में आ रहा, और यहां एक चीज चिल्ला चिल्ला की बोली हुई है, एक्स वाई प्लेन, है ना। तो बोले अब क्या पॉसिबल है फिर, अब पॉसिबल ये है कि पार्टिकल ऐसा घूम रहा होगा, पार्टिकल ऐसा घूम रहा होगा, और जब वो आगे गया देखो इधर, अब इसका डायरेक्शन देखो, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है और एक्स वाई प्लेन में है, क्लियर कट। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया वो आपका इधर जा रहा है। और फिर मैं सिंपल रूल लगाऊंगा, राइट हैंड रूल, तो मेरा अंगूठा पीछे की तरफ आ रहा है, मोड़ ऐसा रखो, है ना, और उंगलियों को ऐसा मोड़ दो जिस तरफ वेलोसिटी जा रही, अंगूठा ऑटोमेटिकली किधर जाएगा, पीछे की तरफ। तो इसीलिए माइनस एम वी बी के कैप लिख लो।
find the angular momentum of the particle about O if its mass is small m moving with velocity small v on a line y equals to x plus 3. First option, mv upon root 2. Second option, v upon 2 mv upon 3. एक जबरदस्त क्वेश्चन. Find the angular momentum of the particle about O if its mass is small m moving with velocity v on a line y is equals to x plus 3. अब इसके लिए सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करते आना चाहिए. ये वाले क्वेश्चन में पूरा ग्राफ का नॉलेज चाहिए आपको. ग्राफ का नॉलेज सही रहा तो ये जम पाएगा, विदाउट ग्राफ के नॉलेज नहीं जमेगा. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. ओके, अगर सिर्फ y इक्वल्स टू एम एक्स है, m बोलते कोई भी नंबर रहेगा जो कि स्लोप इंडिकेट करता है. गौर से देखे इधर, y इक्वल्स टू एम एक्स है तो वो लाइन कुछ ऐसी जाती है, ओरिजिन से पास होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अगर y इक्वल्स टू क्या है, एम एक्स है. समझ में आ रहा ना. अब ये m की वैल्यू को समझो बेटा, जैसे जैसे m बढ़ता जाएगा वैसा वैसा स्लोप इधर आता जाएगा. जैसे जैसे m की वैल्यू कम होगी, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ x, वैसे वैसा ये नीचे आता जाएगा, है ना ये. और अगर m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, एकदम बीचों बीच में से जाएगा, एकदम बीचों बीच में से. यानी यहां पर जो एंगल बना और यहां पर जो एंगल बना वो कैसा है, सेम आएगा. यानी कितना आएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री. ये समझ में आया. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना. ये ग्राफ जब पढ़ाया था मैंने सब बताया था, y इक्वल्स टू एम एक्स. एम का मतलब होता है स्लोप. पहले इसको समझो स्लोप को. अगर m की वैल्यू बढ़ेगी तो ये ऊपर 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 ऐसा होता जाएगा, m की वैल्यू कम होगी तो नीचे 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 ऐसा होता जाएगा स्लोप. m की वैल्यू 1 रहेगी अगर, तो वो बिल्कुल बराबर बीच में से जाएगा वो, है ना. और एंगल क्या हो जाएगा फिर, 45 डिग्री. इसका एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री. ये बात याद रखना. दूसरी बात, मगर यहां पे अगर कोई प्लस करके c आ जाए, प्लस c, तो वो ग्राफ कैसे बनता है. तो बोले अगर ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए तो वो ग्राफ ऐसा बनता है ना, प्लस c. x की वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c. तो ये याद रखना कि अपन ने सब देखे भाई, आपको याद होना चाहिए. ग्राफ में देखा हुआ है mx प्लस सी, mx माइनस सी, माइनस mx प्लस सी, माइनस mx माइनस सी. ये 4 ग्राफ मैंने बताया, सब बहुत सारे ग्राफ बताया था उसमें, इसमें से ये एक था, बहुत आसान से था. तो अब जो कंडीशन दी गई है कुछ इस तरह की नहीं है, mx प्लस सी के जैसी नहीं है ये. तो मतलब यहां जो ग्राफ बनने वाला है वो जो लाइन ऑफ पाथ है वो ऐसा जाएगा. ये लाइन ऑफ पाथ जो रहेगा वो सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसी जाएगी. और तुम x की वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. मतलब ये वाला हिस्सा कितना है, 3 है.
मतलब आप कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो 3 है, कह सकते हैं ना, क्योंकि जब तुम x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल कितना होगा, तो या फिर ये भी एंगल पकड़ सकते हैं आप, कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, 45 डिग्री। अभी बोला ना मैं, m की वैल्यू अगर 1 रही तो ये स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। तो अब यहां m की वैल्यू 1 है कि नहीं है, x के साथ कौन है यहां पर, 1 ही है ना, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैं कहूंगा अच्छा ये 45 डिग्री का एंगल है, तो बोले ये भी क्या है, 45 डिग्री का एंगल है। अब ऐसा है कि हमारा पार्टिकल कुछ इस लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, मतलब मान लो कि इस तरफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना, और हमें उसका एंगुलर मोमेंटम पता लगाना है। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे पता लगाते हैं, mv मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगाना है। तो बोले कैसे पता लगाऊंगा, अरे वेरी सिंपल यार, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच डाल, है ना, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच डाल, ये तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r, जिसको पकड़ के चलेंगे। फिर सवाल उठा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना, तो अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का खेल। बोले कैसा, देख भाई ये 45, ये 90, तो अब जाहिर बात है ये भी क्या होगा, 45 ही होगा, है ना। मुझे इस r को पता लगाना है। देखो अगर मैं ये समझता हूं ये 45 डिग्री एंगल लेता हूं और मैं बोलता हूं कि भैया देख साइन 45 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, तुम कहेंगे सर ये ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी r/3 क्या हो जाएगा ये, है ना। ये 45 का ऑपोजिट साइड क्या है, r है ना, और हाइपोटेनियस क्या है, 3 है। देखो 90 के सामने वाला 3 है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 sin 45। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 3 sin 45 यानी कि 1/√2। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/√2। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, r की वैल्यू आ गई। r है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं कहूंगा भाई अब बताओ मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो आप कहेंगे L इज इक्वल्स टू mvr, यानी मास इंटू वेलोसिटी, या फिर थ्राइस mv/√2, थ्राइस mv/√2। अब थ्राइस mv/√2 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, दैट्स इट, है ना। आया समझ में, ठीक है। चलो भाई जल्दी जल्दी करो। हुआ,
चलो बेटा, अब ध्यान दीजिए, अब तक पूरा हम लोग ने जो उसको देखे, अब तक जो चैप्टर में हमने देखे उसको एक बार रिकैप देखते हैं। सबसे पहले जब हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से किए थे, है ना, कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट होता है किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का या किसी बॉडी का जहाँ पर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम अपनी ज़ाती ज़बान में बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी बॉडी बैलेंस होती है ना, अपने इसको इस तरह से बोलते हैं। फिर जब हम लोग ने सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, तो सेंटर ऑफ मास हम लोग ने कैसे पढ़े थे कि हम लोग ने कहे थे कि हम सबसे पहले सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स के लिए देखेंगे, है ना, जिसमें फॉर्मूला आया था R2 इज इक्वल्स टू m1d अपॉन m1 प्लस m2 और R1 इज इक्वल्स टू m2d अपॉन m1 प्लस m2। फिर उसके बाद आया था कि हम सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे, है ना, n पार्टिकल्स। तो बोले उसका सेंटर ऑफ मास कैसे पता लगाएगा, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते थे, m1 वेक्टर R1 प्लस m2 वेक्टर R2 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर Rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट प्लस mn, है ना। ये था हमारा सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी हम लोग ने देखे थे कि सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे यूनिफॉर्म बॉडीज़ के लिए, तो बोले उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बोले इंटीग्रेशन x इंटू डी एम। अगर मान लो कि वो बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस पे फैली हुई है तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम, जिसमें बाद में डी एम की वैल्यू निकालते थे अपन। और जब डी एम की वैल्यू निकालते थे कैसे निकालते थे, m अपॉन एल इंटू डी एक्स करके, है ना। फिर उसी के अंदर रिजिड बॉडीज़ जब आप देख रहे थे तो आपने देखा कि लैमिनर बॉडीज़ की कैसे निकालते हैं, है ना, पतली सी शीट रही तो कैसे निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका था, आप सब उस शीट के कई सारे एरिया के टुकड़े करो कि ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा, हर एक एरिया को लो और हर एक एरिया का सेंटर ऑफ मास लो, हर एक एरिया का सेंटर ऑफ मास लो। तो a1 वेक्टर r1 प्लस a2 वेक्टर r2 प्लस a3 वेक्टर r3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना। और अगर एक और उसमें आया था कि अगर ऐसा लगता है कि पूरी कोई तो भी एक रेगुलर शेप था, कोई एक रेक्टेंगल था, कोई एक स्क्वायर था, कोई एक सर्कल था, ऐसा लग रहा है कि उसमें से एक टुकड़ा गायब है, ऐसा लग रहा है उसमें से एक टुकड़ा गायब है। याद है वो स्क्वायर का ऊपर वाला कोना गायब किए थे और सर्कल में बीच में पूरे छेद का डाले थे अपन ने डिस्क के अंदर। तो बोले भैया अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो हम क्या इमेजिन करते हैं, मान लो कि टुकड़ा पहले निकाला नहीं गया, पहले वो टुकड़ा निकाला नहीं गया, पहले टुकड़े को जोड़ दो। अब बोले इसका एरिया क्या रहेगा, a1। अब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो बोलेंगे r1 मान लो, वेक्टर r1। अच्छा ठीक है, जो टुकड़ा तुम निकाल रहे हो उसका एरिया क्या आएगा, a2। उस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, तो बोले वेक्टर r2। तो बोले अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जा सकता है, तो हमने कहा था a1 वेक्टर r1 माइनस a2 वेक्टर r2 अपॉन a1 माइनस a2, है ना। ये इस तरह से निकाला जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो x और y में देखे थे, बेटा वो याद है ना, मैंने बोला कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर में भी कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़े थे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की तरफ और कंपोजिट बॉडीज का भी देखे थे, मगर हम आगे बढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम लोग ने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सब निकालना हमने सीखे थे। जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट प्लस mn। फिर उसके बाद आया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया था, है ना, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डॉट 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 mn an अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn। मगर फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट fn, कोई डिवीजन में कोई मास नहीं था। इसी तरह लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया था, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 प्लस pn, है ना, उसमें भी कोई आई थिंक मास नहीं था डिवीजन में, है ना। तो अब ये तो हम लोग ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के सारे फॉर्मूले हम लोग ने देखे थे। अब हमारा फिर जो आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चालू हुआ था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चालू किया तो हमने देखा ये है क्या, तो बोले ये बिल्कुल एक उसका एनालॉग है इनर्शिया का, है ना। जैसे कि कोई लीनियर मोशन में वेलोसिटी होता है, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में आप उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, है ना। जब लीनियर मोशन में कोई सीधा सीधा आगे जाता है तो उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई चीज़ गोल घूमती है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वैसे ही अगर किसी चीज़ को आप आगे ढकेलने की और पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, वो उसको अपोज करता है, वो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा आगे, है ना। तो अब उसके उस अपोजिशन को हम लोग क्या कहते थे, इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जब किसी चीज को आप गोल घुमाने की कोशिश करते हैं, आप गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुल नहीं रहा, गोल घूम नहीं रहा, तो हम लोग कहेंगे कि उसका पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। फिर हमने कहा कि अच्छा एक पार्टिकल का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कैसे निकालूंगा,
तो बोले सिंपल है, मास ऑफ पार्टिकल लो और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो बोले वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल दे देगा। अगर कई सारे पार्टिकल रहे तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर, है ना। तो ये कई सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। फिर हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो बोले मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, उस बातों पे डिपेंड करता है। फिर चलो हम आगे बढ़े, हमने कहा कि ठीक है हम लोग कुछ स्पेसिफिक एक्सिस पर या स्पेसिफिक बॉडीज का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो हमने सबसे पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे, उसके सेंटर ऑफ मास पर कितना आया था, ml² / 12। फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे उसके सेंटर ऑफ मास पर mr²। फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे सेंटर ऑफ मास पर mr² / 2। फिर हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास पे 2/3 mr²। फिर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास पे 2/5 mr²। फिर हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। फिर सॉलिड सिलेंडर का mr² / 2। फिर बताओ मुझे स्क्वायर लैमिना का ml² / 6। फिर बताओ रेक्टेंगुलर लैमिना का m/12 l² + b²। ये हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फिर हम बढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। तो अब हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉरी एक पॉइंट रह गया था। तो बोले रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, एक ऐसी चीज है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बताती है। बोले कैसे बताती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जैसा हम लोग कहते हैं कि भैया किसी चीज को हम गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपोज कर रहा है ना। अब अगर वो अपोज कर रहा है और मैं चाहता हूं कि ये इसका अपोजिशन कम हो जाए, है ना, उसका अपोजिशन कम हो जाए, तो भैया अगर मैं बोलता हूं कि सामने वाले को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करो ताकि इसका अपोजिशन कम हो जाए, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो दो तरीके से कम होता, मास कम करो या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन को कम करो, है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जिसको हम लोग बोलेंगे, उसको कम करो, पार्टिकल्स को नजदीक नजदीक ला दो, तो बोले उससे कम हो जाएगा, है ना। मगर ऐसा है कि मेरा ये मकसद था कि मैं मास को कम नहीं करना चाहता था, है ना, बॉडी को हल्का बनाना नहीं चाहता, कि मास कम करेंगे तो बॉडी हल्की नहीं हो जाएगी, है कि नहीं। तो मैं बॉडी को हल्का बनाना नहीं चाहता। वही अपन ने प्लेन के प्रोपेलर्स का एग्जांपल लिए थे। अगेन उसी का एग्जांपल ले लो कि भाई मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना है, किसी इंजीनियर को बोला, एरोनॉटिकल इंजीनियर को, कि भैया इसका थोड़ा सा अपोजिशन कम करो, बहुत ज़्यादा है, ब्लेड्स टूट जा रहे, है ना। तो बोले आपको बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम। तो मैंने बोला मेरे को कम करके दो। तो वो क्या कर रहा, कम करने के चक्कर में मास ऑफ द पार्टिकल्स कम कर दे रहा। बोले एक काम करता, बोले वो ब्लेड्स काय के बने हुए थे, बोले वो लोहे के बने हुए थे, एक काम करो बोले प्लास्टिक के लगा दो, बोले हल्का हो जाएगा, बोले बिल्कुल वही शेप का, है ना। तो अब भैया जैसी को ताड़ करके टूट गया, बोले क्यों, अरे मास हल्का था ना इसीलिए वो टूट गया। तो हम लोग कहेंगे अच्छा अच्छा, बोले फिर अब क्या, तो मैं बोलूँगा बगधे देखो मास नहीं कम करना था, मास को वैसे ही मेंटेन रख। फिर बोले क्या करना, तो बोले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को कम कर। तो फिर वो मुझे बोला सर आपने सीधा ठीक से बोलना था कि रेडियस ऑफ गायरेशन कम करो, है ना। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे तो उसमें मास भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी आ गया। हम देखते हैं कि उसमें मास कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कितना है, दोनों देखते हैं, दोनों के कारण अपोजिशन देखते हैं। जब आप रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं तो उसमें सिर्फ अपोजिशन किसके कारण देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के कारण, है ना। तो कभी किसी का रेडियस बढ़ाना, रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ाना मतलब क्या होता है कि आप क्या करें, अपोजिशन बढ़ा रहे हैं मगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ाकर, है ना। अब अच्छा वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हमने कहा कि देखो अगर किसी भी बॉडी को आप किसी एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं, है ना, किसी भी एक्सिस पे आप रोटेट कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं यहां पर इस एक्सिस पर इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है। तो उसको पता लगाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस बॉडी का को छोटा सा एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता हूं, छोटे से पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता हूं। तो जब मैं छोटे से पार्टिकल में कन्वर्ट कर दूंगा और उसको अलग अलग रेडियस पे घुमा घुमा के देखूंगा, मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, एक पर्टिकुलर रेडियस मिलेगा जिसपे मुझे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है जितना का इस पूरी बॉडी का मिल रहा था। तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को नाम देता हूं मैं k, और फिर वो फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखता हूं I = mk²। बोले भैया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस छोटे से पार्टिकल का mk² आएगा। तो फिर k = क्या लिखेंगे अपन, √of I/m। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करने। एक और आपको याद होगा रेडियस ऑफ गायरेशन का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, √r1² + r2² + डॉट डॉट + rn² अपॉन n, है ना, जिसको हम लोग ने कहा था कि वो असल में रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये रूट मीन स्क्वायर क्या चीज है, ये जब मैंने काइनेटिक थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये तीन जगह तुमको देखने को मिलेगा। एक यहां पर आ गया रूट मीन स्क्वायर,
एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं आरएमएस वेलोसिटी, तुमको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये तुमको काइनेटिक थ्योरी में देखने को मिलेगी। और आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये आपको अल्टरनेटिंग करंट नाम का एक चैप्टर बहुत आगे आने वाला जो रहेगा, है ना, आज कह सकते हैं 1 साल तो नहीं बोलेंगे अपन, 7-8 6-7 महीने के बाद आपको वो देखने को मिलेगा। वहाँ आप उसको देखेंगे कि भैया वो आरएमएस फिर से नाम आया, 3 जगह आएगा आरएमएस नाम, ठीक है। तो उसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस भी कह सकते हैं। खैर, हमें जो ध्यान रखना है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको जो ध्यान रखना है इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, अंडर रूट ऑफ i1। और थोड़ा सा एक बात कि भैया जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता था, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता था। ये वाला है असर्शन रीजन में भी आ सकता है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता था, मगर रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हल्के में मत लेना कि रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। चलिए फिर हम आगे बढ़े, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है? हमने कहा कि देखो, आपने अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले बताए, रॉड का ये होगा, रिंग का ये होगा, डिस्क का ये होगा, हॉलो स्फीयर का ये, उसका ये, उसका वो, सब आपने बता दिए। अब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि भैया सेंटर में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं तो जानना चाहता हूं कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के इस एंड से जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी रिंग के टेंजेंट से जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बोले वो कैसे पता लगाएंगे? तो उसने कहा कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे लगा सकते हैं पता? अगर आपको पता लगाना है किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, तो बोले वो किस चीज के बराबर होता है? इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डू पैरेलल एक्सिस। मतलब बोले आप चाहते थे, आप यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते थे ना, बोले यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? IO। यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? IO। तो बोले ये IO की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये कैसे आएगी? अरे कोई टेंशन नहीं, तू एक ऐसी लाइन पकड़ जो इस रॉड के सेंटर से जाए, जो इस रॉड के सेंटर से जाए। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, वो लाइन इस लाइन को पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन भी तो सेंटर से जाती, मगर इसको पैरेलल होती क्या हो? नहीं। तो इस लाइन को पैरेलल हो तो अच्छा ठीक है। अगर मैं इस रॉड को, इसको यहां से ना घुमा के यहां से घुमाता, यहां से ना घुमा के यहां से घुमाता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? तो बोले सर IC होता। तो चलो ठीक है, उसकी वैल्यू लिख दे, हाजी लिख दिए। अब ये मास प्लस करो मास ऑफ द बॉडी, मतलब पूरे रॉड का मास, और इन दोनों एक्सिस के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। कि किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से पे, चाहे वो एक्सिस अंदर हो, बॉडी के बाहर हो, कहीं भी हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। फिर बोले आप प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें मदद करता है ऐसे रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। बोले कैसे निकालेंगे? बोले मान लो ये एक पर्टिकुलर एक्सिस है जो ऐसी जा रही है, जो इसकी प्लेन को कैसी है? परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दो Z एक्सिस। क्या करें? नाम दो Z एक्सिस। जहां से ये Z एक्सिस पास हो रहा है वहीं से अपन 2 एक्सिस और पास करेंगे, X एक्सिस और Y एक्सिस। मेरा टारगेट है कि Z एक्सिस पे जब मैंने इसे घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो आप क्या करो, पहले इसको X एक्सिस पे घुमा के देखो। बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा? IX। अब Y एक्सिस पे घुमा के देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा? IY। ऐड कर डालो IX प्लस IY, आपको वो IZ दे देगा, है ना। शर्त ये है ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। जिन दो को आपने ऐड किया वो प्लेन ऑफ द लैमिना में होना चाहिए, है ना। मान लो कि भैया अगर यहां Y एक्सिस होता, ऊपर Y एक्सिस होता, ये X एक्सिस और ये Z एक्सिस, ये X एक्सिस और ये Z एक्सिस। कौन बताएगा प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का अब इक्वेशन क्या बनेगा? IY इक्वल्स टू IX प्लस IZ। मैंने क्या बोला? Z एक्सिस परपेंडिकुलर इमेजिन करो, तो X और Y, तो IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। अगर Y एक्सिस परपेंडिकुलर होता तो IY इक्वल्स टू IX प्लस IZ। अगर Z एक्सिस परपेंडिकुलर होता तो
एक्स इज आई जेड इज इक्वल सॉरी एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होता तो आई वाई प्लस आई जेड या आई जेड प्लस आई वाई बोलो, है ना, आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई या आई वाई प्लस आई जेड, ऐसा कुछ होता। तो बोले इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेन शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसी की मदद से हम लोग ने अलग अलग टाइप की बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। हमें पता चला कि अगर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखते हैं उसके एंड पर तो वो कितना आता है, ml²/3। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड पर ml²/3। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके टेंजेंट पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या आएगा, 2mr²। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर mr²/2। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन 3/2mr²। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट 3/2mr²। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर mr²/4। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन 5/4mr²। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट 2/5 है ना। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स 2/5 नहीं 5/3 है ना। 2 कितना आ रहा वही ना 5/3 mr² प्लस 2/3 mr², हाँ ना 5/3 आएगा ना भाई, 5/3 mr²। हाँ, फिर मैं बोलूंगा कि आपका सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास 2/5 mr², अबाउट इट्स टेंजेंट 7/5 mr²। चलो अब यहां से हॉलो सिलेंडर की बारे में बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस mr², अबाउट इट्स टेंजेंट 2mr², अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द लेंथ ml²/12 प्लस mr²/2, अबाउट इट्स वन एंड ml²/3 प्लस mr²/2। फिर इसी तरह सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस mr²/2। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स टेंजेंट 3/2 mr², अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द लेंथ ml²/12 प्लस mr²/4, अबाउट इट्स वन एंड ml²/3 प्लस mr²/4। फिर मैंने स्क्वायर लैमिना का पूछा था आखिरी कि अगर मान लो कि लाइन ऐसी जा रही है, प्लेन से जा रही है उसके और सेंटर से जा रही है, तो फॉर्मूला क्या आएगा ml²/12। अगर डायगोनल जा रही है तब भी ml²/12। कोई भी दो आपस में परपेंडिकुलर कहीं पे भी जाओ, ऐसा जाओ, आप थोड़ा ऐसा भी ले सकते हैं। मतलब मैं बोलूंगा ये लाइन ऐसी जा रही और ये लाइन कुछ ऐसी जा रही, तो बोले अब क्या, तो भाई ये दोनों भी प्लेन में है ना, आपस में परपेंडिकुलर है ना, हाँ है, तो बोले इस एक्सिस पे भी और इस एक्सिस पे भी क्या रहेगा ml²/12 ही रहेगा। आई बात समझ में। तो ये हम लोग ने सारे फॉर्मूले देखे थे। फिर हमारा आया था आपका टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। हमने देखा था कि अगर किसी पार्टिकल को गोल घुमाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टॉर्क लगाना पड़ता है। और टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, टॉ इज इक्वल्स टू R × F, यानी फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं रहा तो क्या करते थे अपन, RF sin थीटा, है ना, जिसको हम लोग एक वेक्टर फॉर्म में R × F करके हम लोग लिखते थे और हम लोग ने उस पर बेस्ड कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसी तरह जिस तरह से टॉर्क का देखे वैसे ही हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम देखा। जैसे टॉर्क प्रोडक्ट था फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट था लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, है ना, जिसके बारे में हमने आज पूरे न्यूमेरिकल्स खत्म किए, है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम जब दोनों पढ़ाया तो मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात किया। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम जब टॉर्क की शुरुआत भी किया था, हालांकि एग्जांपल में रिजिड बॉडीज लिए थे अपन ने, है ना, मगर जब अपन ने थ्योरी की शुरुआत किए थे तो मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात किया था। अब मैंने ये बात कहा था कि ये अभी हम पार्टिकल्स का देख रहे हैं, आगे जाके हम बॉडीज का देखेंगे, है ना। तो अभी फिर से मैं बोलता हूँ कि जैसा आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का देखे, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अपग्रेड करेंगे। अब यहाँ से बॉडीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो रिजिड बॉडीज के बारे में सबसे पहले मुझे टॉर्क से रिलेटेड एक कंसेप्ट को देखना है, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, है ना। नीट 2021 में उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, आसान क्वेश्चन है आया था और बहुत इजी होता है और कमाल की बात है फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं उसको, है ना। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, तुम खुद देखोगे कि यार इतना आसान, और फिर भी लोगों ने इसको छोड़े। बोले कैसे,
चलिए, तो टाइटल नंबर 7.6 इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। A body is said to be in mechanical equilibrium। एक बॉडी को आप कहते हैं कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। कब? बेटा इधर ध्यान दो, बातें नहीं। इफ द फोर्स या फिर सॉरी जस्ट अ मिनट, बॉडी इज सेड टू बी इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जब उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं, है ना। तो कहा जाता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम is constant. Its linear momentum and angular momentum is constant. That is summation f equals to 0 and summation tau equals to 0। बोले ये कैसे पॉसिबल हुआ? बोले आप बोल रहे समेशन एफ इक्वल्स टू 0। देखो मैंने क्या कहा, एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में कब माना जाता है कि जब उसका उसका जब लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो। अच्छा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है? एक तो बॉडी अपनी जगह पे रुकी हुई है। अगर हम लोग कहते हैं बॉडी अपनी जगह पे रुकी हुई है, इसका मतलब क्या है? उस पर फोर्सेस नहीं लग रहे। हो सकता है नहीं लग रहे, मगर यह भी हो सकता है कि फोर्सेस लग रहे, मगर वो फोर्सेस कैसे है? बैलेंस्ड है ना। तो हम कहेंगे लग तो रहे हैं मगर वो बैलेंस्ड है, मतलब सारे फोर्सेस कैसी स्टेट में? इक्विलिब्रियम स्टेट में, है ना। सारे फोर्सेस कैसे स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में। वहीं एंगुलर मोमेंटम कब आप कांस्टेंट बोलेंगे? कि देखो भाई तीनों कैटेगरी कांस्टेंट होना चाहिए, एम वी आर। अगर ये तीनों कैटेगरीज कांस्टेंट है तो हम लोग कहेंगे कि भैया एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो बोले उसका टॉर्क का क्या लेने देना, उससे बताते हैं आपको। जैसे कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अब मैं कह रहा हूं कि P कांस्टेंट है तो फोर्स क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एनीथिंग कांस्टेंट थिंग क्या होता है? जीरो होता नहीं है। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसमें सब के सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। उसका सबका सम क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा ठीक है, फिर टॉर्क का कैसा? बिल्कुल आगे जाके आप मतलब अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू डीएल अपॉन डी टी। टॉर्क क्या होता है आपका? डीएल अपॉन डी टी। अब अगर मैं कह रहा हूं कि एल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि भैया टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। तो इसी कारण से हमने कहा कि आप कह रहे हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या हो? कांस्टेंट हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, है ना। अब ऐसा है कि ये कब पॉसिबल है? जब फोर्स उस पर जीरो हो या टॉर्क उस पर जीरो हो। बोले ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो किसी चीज को आपने किसी चीज को ऐसा घुमा के छोड़ दिए, आप बार बार घुमा रहे क्या उसको? नहीं, आप उसको सिर्फ घुमा के ऐसा छोड़ देते हैं, उसको अपनी आजादी से रोटेट होने दो। जैसे पंखा अभी क्या कर रहा है? मशीन घुमा रही है पंखे को, तो उस पर टॉर्क जीरो है क्या? टॉर्क जीरो है क्या? नहीं। अब एक काम करो, पंखे को बंद कर दो, वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंट, नहीं बंद मत करो बाबा है ना। तो भैया वो खुद ब खुद रोटेट होता रहता है ना इंडिपेंडेंटली। तो कोई उसको मशीन घुमा रही होती है क्या? कोई टॉर्क लगा रहा होता है क्या? नहीं ना। तो अब मैं कहूंगा कि अब वो जब खुद ब खुद रोटेट होते रहेगा इंडिपेंडेंटली, तो अब कहा जाएगा कि उसका टॉर्क जीरो है और अब वहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट है। जब हम लोग वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अगर इसी बात को मैं देखूं कि अब मैं अगर इसी चीज को डिटेल में कंसीडर करता हूं, इन केस ऑफ बैलेंस ड्यू टू टू मासेस, तो देखो ये एक बैलेंस यानी तराजू जैसा कंसीडर करो। यहां कुछ एक पाइवोट है, मतलब यहां एक वो क्या बोलते हैं वेज जैसा है जिसके ऊपर वो बैलेंस कर रहा है, और मैंने यहां से एक मास लटकाया है m1 और यहां से दूसरा मास लटकाया है से m2।
ना, इनका फोर्स इधर लग रहा होगा m1g, इसका फोर्स लग रहा होगा इधर m2g। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है r1, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है r2। अच्छा एक बात बता, अगर मैं मानूं थोड़ी देर के लिए m2 को इग्नोर करूं, ऐसा समझू वहां है ही नहीं, वो सिर्फ इतना है ये, तो जब मैं इसको यहां से लटका दूंगा और जैसे ही मैं इसको पकड़ के छोड़ता हूं तो क्या होगा, ये ऐसा गिरेगा, ये ऐसा घूमेगा ना। अच्छा मैं ये कह सकता हूं कि ये क्यों घूमा, आप बोलेंगे सर इस वजन की वजह से। तो वजन क्या है यहां का, तो बोले सर इसने फोर्स लगाया। अच्छा ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलकर इस रॉड को क्या कर रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं। जब भी कोई चीज गोल घुमाती है वो क्या अप्लाई करती है, टॉर्क। तो ये वेट क्या कर रहा है, इसे टॉर्क लगा रहा है इधर घुमाने के लिए, इसे इधर घुमाने के लिए टॉर्क लगा रहे हैं। वैसे ही अगर मैं उसको देखूं, है कि नहीं, तो मैं कहूंगा वो उसको किधर घुमाएगा, बोले वो इधर घुमाएगा, ये इस साइड में ऐसा टॉर्क लगाएगा, है कि नहीं। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, तो बोले नेट टॉर्क क्या रहेगा, बोले टॉ1 प्लस टॉ2 रहेगा ना, टॉ1 प्लस टॉ2 दोनों का कुल मिला के नेट टॉर्क। क्योंकि अगर मैंने दोनों मासेस लटका दिया तो दोनों अपना अपना टॉर्क लगाएंगे, तो बोले टॉ1 प्लस टॉ2। अब मैंने क्या किया, बरोबर एडजस्ट किया उसको ऐसा, है ना, और अब मैं देख रहा ना ये नीचे गया ना ये नीचे गया, एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसा कैसी है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, क्या ये इसको गोल नहीं घुमा रहा, नहीं, ये भी टॉर्क लगा रहा है, ये भी टॉर्क लगा रहा है, मगर उसका टॉर्क कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। अब अगर उसका टॉर्क बैलेंस हो गया तो ये सिस्टम काय में चले गया, इक्विलिब्रियम में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलना ज्यादा सही रहेगा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में चला जाए। मगर मैंने क्या कहा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बट इन मैकेनिकल, इफ द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पे लगने वाला नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 0, वेक्टर टॉ1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर टॉ2। मतलब देखो इस टॉ1 का डायरेक्शन और इस टॉ1 का डायरेक्शन अलग है। देखो ये कहां घुमा रहा है, आगे, और ये कहां घुमा रहा है, पीछे। इसका टॉर्क का डायरेक्शन पीछे आएगा, मगर माना कि ये टॉर्क क्या है, इक्वल है क्वांटिटी में, मगर डायरेक्शन में कैसे है, कांस्टेंट है। अरे देखो ना भैया, ये रॉड को किधर घुमाने वाला है, ये वाला टॉर्क किधर घुमाएगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये नहीं रहता, ये किधर घुमाता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करूं तो देखो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इसके लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करो तो कहां आ रहा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। मतलब ये टॉर्क के डायरेक्शन दोनों के कैसे इक्वल है, मगर डायरेक्शन में कैसे हैं, सॉरी डायरेक्शन इक्वल बोल रहा हूं, सॉरी दोनों टॉर्क के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, मगर डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। ऑपोजिट बोलेंगे, डायरेक्ट अलग भी नहीं बोलना है अपने को। क्या बोलेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, मगर ये टॉर्क और ये टॉर्क मैग्नीट्यूड में भले इक्वल होंगे, मगर डायरेक्शन में कैसे हैं, इक्वल है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूं टॉ1 इज इक्वल्स टू टॉ2, या फिर F1R1 इज इक्वल्स टू F2R2, F1R1 इज इक्वल्स टू F2R2। और ये चिल्लर से इक्वेशन पर डिपेंडेंट हमें क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग देखेंगे अभी। आप लिख लो पहले, बोलो बोलो, मेरे को बोलो, मैं बोलता ना। अरे बोल, बिंदास बोल, जो बोलना चाहिए वही नहीं बोलते यार तुम, बाकी की सारी बातें बोलते। आया नहीं दानिया, अल्टीमेटम दिया था उसको, लाएगा तो पेरेंट्स को साथ में लेके आना, नहीं वैसे आने नहीं दूंगा। उसमें घर पे बहुत कड़क है क्या, उसके घर पे बहुत कड़क है क्या?
हाँ, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि इतना डर क्यों रहा था कल। वो बोले नहीं नहीं सर घर पे मत बोलो, बोले चाहे कुछ भी वर्क कर दो। हॉरिजॉन्टल बीम is pivoted at O as shown in figure. Find the mass small m to make the scale straight. To make the scale straight. Find the mass small m to make the scale straight. तो ये स्केल है, ये पाइवोट है, -1 -2 +1 +2, और आपका 2 किलो का मास यहां से लटका हुआ है। और यहां से पता नहीं वैल्यू कितनी है, m किलोग्राम्स का मास यहां पर लटका हुआ है। अब वो कह रहा है पता लगाओ कि m की वैल्यू क्या होना चाहिए। अब देखो सिंपल, बहुत कितना आसान है। देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस वैल्यू नहीं वैल्यू 2 है ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 1। तो अब हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन में, सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो F1 R1 इज इक्वल्स टू F2 R2। F1 R1 इज इक्वल्स टू F2 R2। अब F1 बोले तो कौन लगा रहा फोर्स, इसका वेट, तो मैं लिखूंगा 2G मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 mg मल्टीप्लाई बाय 1, हाँ 4 kg। अब क्या हो जाएगा, G और G हो जाएगा कैंसिल, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 किलोग्राम। कितना आसान। उधर का हो गया क्या, राइट साइड का, राइट साइड का हो गया क्या। A uniform rod of length 200 centimeters and mass 500 grams is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. Full stop. A mass 2 kilogram is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass small m is suspended from rod
at 160 centimeter mark as shown in the figure. As shown in the figure. First up, find the value of small m such that the rod is in equilibrium. First option 1/12 kilogram. Second option 1/2 kilogram. Third option 1/3 kilograms. And fourth option 1/6 kilograms. और ये स्केल है, ये 0 सेंटीमीटर, ये 2 किलो का मास जो कि रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है पाइवोट, यानी ये वेज 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मास दूसरा लटकाया गया है स्मॉल एम वैल्यू का 160 सेंटीमीटर की दूरी पे। चलो पता लगाओ m की वैल्यू क्या। फोर्स और डिस्टेंस उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ आएगा? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ आने वाला था ना, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ आएगा ऐसा परपेंडिकुलर। पता लगाओ फटाफट। क्या फोर्स की तो वैल्यू डायरेक्ट दी हुई ना, एक 2g एक mg है। R1 और R2 पता लगाना है। आपके बहुत बड़ा साइंस नहीं है लग रहा उसको, सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलना बस तुमने मुझे R1 R2 निकालने के लिए। मेरा ऑप्शन सी 1/3 देखते हैं। और फरजान बातें मत कर, इधर बता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको m1 पकड़ के चलूं और इसे m2 पकड़ के चलूं तो R1 कितना है तुम्हारा? 20। R1 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। बोले ये सर कैसे? अरे ये 20 के मार्क पर है, ये 40 के मार्क पर है, तो 20 और 40 के बीच का फर्क कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा ना। अच्छा फिर ये R2 कितना होगा? 120 है ना। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं लिखूंगा F1 R1 इज इक्वल्स टू F2 R2, यानी F1G R1 इज इक्वल्स टू M2G R2। G और G हो जाएगा कैंसर। M1 कितने का है? 2 किलो का। R1 कितने का है? 20 का। M2 कितने का है पता ही नहीं, अपने को पता लगाना है। R2 कितना है? 120 का, है ना। अब 120 को लेके जाओ उधर, m इज इक्वल टू 40/120। m इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 1/3 किलोग्राम्स। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी। गुड, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। नीट 2021।
टेस्ट। चलो हो गया। अब उसके आगे का जो टॉपिक है ना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड, क्या है वो, बार बार मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, वो अपन देखेंगे कल। उसमें लंबा आएगा, उसके अंदर रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, उसके कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे अलग, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल तेरा नहीं है इसमें, शायद सही है नीट में, बट बोर्ड में है, बोर्ड के लिए करना ही पड़ेगा उसको।